कोई गाड़ी खरीदने गया सेकंड हैंड गाड़ी, तो उस गाड़ी में ऐसे क्या फॉल्ट है। तो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमें साथ में एक मैकेनिक चाहिए। वो रेल होती है ना सीट की, ठीक है। उस रेल पे देख लो रस्ट है नहीं, पैसे चोट के हैं, मार तो कोई भी लेता है, लगनी कहाँ है, उसके पैसे हैं। तो गाड़ी कब टाइम से यूज कर रहे हो? हाँ। सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे आप? कोई एक्सीडेंटल नहीं है, हमें आरसी ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कास 24 है, स्पिनी है, अच्छे प्लेटफॉर्म ये टेस्ट ड्राइव करवाते हैं, बुक करा सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बाकायदा फ्री है। कई बार डीलर भी कहते हैं जी हमारी हफ्ते भर की गारंटी, आप आ जाओ। रिटर्न में देंगे। मैं अपनी सेकंड हैंड गाड़ी बेचने गया था, इंस्पेक्शन किया नहीं, फॉर्म भरवा लिया, कहता है जी कंडीशन है कि आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप गाड़ी नहीं बेचते। किसी को गाड़ी बेची थी, मैंने ठीक लगा, दिख गई ना फाइनली, चलिए मिठाई खिलाइए। अब गाड़ी खरीदने कुछ दिनों में बस चलान आ गया, कोर्ट से नोटिस आ गया। इस फना डेट में इतने बजे हमने आपसे गाड़ी ले ली है, इसके बाद का जो भी चलान होगा या कुछ भी होगा हम क्लियर करेंगे। चल ईवी गाड़ियों का बहुत चलाना है, इनकी सेल इंक्रीज होती है। बिगेस्ट हिडन कॉस्ट जो बायर हमेशा भूल जाता है, पोस्टेज जो होती है। फर्स्ट प्राइस ऑफ डीलर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट? डेफिनेटली रिजेक्ट सर, फर्स्ट प्राइस में कैसे गाड़ी ले लोगे आप? 3 सवाल एक सवाल में पूछ ले भाई साहब, खतरनाक हो आप। यूज्ड कार रिस्की नहीं होती, रिस्की होता है आपका डिसीजन। क्या आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं? तो एक सवाल, क्या आप गाड़ी देख के खरीदते हैं या उसका पार्ट्स समझकर? स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में, जहां होती हैं बातें अनुभव, ज्ञान और पैशन की। आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक वर्मा, यूज्ड कार मार्केटिंग एक्सपर्ट। इस एपिसोड में आप सीखेंगे स्मार्टली डील और कॉस्टली मिस्टेक के बीच में रियल डिफरेंस। लेट्स द इनसाइट स्पीक। दीपक जी स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, आपने एक्सपर्ट बोला, बहुत बड़ी चीज़ है, बट एक्सपर्ट तो मुझसे बड़े बड़े बहुत सारे लोग हैं दुनिया में यार, आप लोग जानते ही हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये काम करते हुए हो गया काफ़ी टाइम, तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। कहिए सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। जी सर। आइए अब यूज कार के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं। डेफिनेटली सर, मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा बताने की। जो भी कोई यूज कार खरीदने की सोचता है, यानी सेकंड हैंड कार खरीदने की सोचता है, तो उसको डर लगता है कि कहीं इंजन खराब ना हो, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। क्या ये उसके डर वाकई में सही होते हैं? बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए डर। डर चीज़ें अच्छी करवाता है। देखो, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर यूज्ड कार किसके लिए अच्छी है, किसके लिए नहीं है। ये बहुत ही ट्रिकी है। लोग क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर भागते हैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा, अगर मैं आपकी भी बात करूँ या अपनी भी बात करूँ, सस्ती मिल रही है तो वो सस्ती वाला सीन जो है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। सस्ती नहीं, वैल्यू पे फोकस करना है। गाड़ी कैसी, पहले गाड़ी देख लो, 10-20 ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वैल्यू क्या है गाड़ी की, गाड़ी कंडीशन कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है, उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो सही है नहीं है, उसके अच्छे से रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सही से मिली है आपको नहीं मिली है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। प्राइस तो आप नेगोशिएट कर लोगे, प्राइस की बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और रही बात के यूज्ड कार किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं सही है, देखो अगर आपका चलन अच्छा है, आप 150-200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चलाते हो, ठीक है, डेली का आपका 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रन है, तो आप यूज्ड कार के लिए जाएं। आपको लग रहा है कि आप भाई आपको लेके महीने में 2 बार चलानी है, 3 बार चलानी है, तो भैया नई के लिए चले जाना, ज़्यादा बेटर रहेगा। या मैं गाड़ी टैक्सी पर्पस के लिए खरीदना चाहता हूँ कि मैं डाल दूंगा गाड़ी चलेगी, या मैं खुद मान लो ड्राइव ऐसे टैक्सी चलाना चाहता हूँ, उबर या टैक्सी ओला। के लिए फिर आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी सर। टैक्सी के लिए आप उसमें वो नहीं कर सकते ना, यूज कार ले सकते हैं आप टैक्सी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यूज कार लीजिए, बेटर है वो तो और अच्छा ऑप्शन है बेसिकली। यूज कार लेके उसको फिर कमर्शियल में कन्वर्ट करवा लें। वो ऑलरेडी कमर्शियल्स बिकती हैं सर, कन्वर्ट क्यों कराना है? कन्वर्ट तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, कमर्शियल गाड़ियां बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे बिकती हैं, बहुत सारे डीलर्स भी बेच रहे हैं, और साथ में जो ऑक्शंस होते हैं, बैंक के ऑक्शन होते हैं या नॉर्मल ऑक्शन रहते हैं, उसमें भी आपको मिलेगी, तो वो तो खैर दिक्कत ही नहीं है कुछ। बस ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि उसको लें कैसे, हमें सही प्राइस पे मिल रही है, डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, क्योंकि क्या होता है अगर डीलर से लेते हैं तो डेफिनेटली डीलर तो आपको पूरे पेपर करके या फिटनेस करके ही देगा उसकी सारी चीज़ें,
वो दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप नीलामी वगैरह में खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा फिटनेस कितनी टूटी हुई है, टैक्स पूरे हैं नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसके बारे में आपसे और डिटेल में जानेंगे। जी अब दूसरा सवाल, जी आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में मार्केटिंग करते हुए? सर, मेरे को सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया था 21 में, मई 21 में स्टार्ट किया था मैंने। धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी नहीं पता था सोशल मीडिया होता, कैमरा शाई था, मैं कैमरा कॉन्शियस था, तो बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ी, वो अपनी शर्म को एक तरफ रखना पड़ा उतार के, तब जाके इस पे आया। डीलर से बातचीत करी, मेरे आज भी याद है पहले डीलर की जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मुंजाल मोटर्स करके हैं, रमेश नगर में है, वहाँ पे उनकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी, और वहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई, फिर बड़े बड़े ब्रांड भी जुड़े साथ में, कास 24 है, श्री राम ऑटोमोल इंडिया लिमिटेड है, और और भी जैसे ट्रक्सअप है, अभी नई कंपनी है, स्टार्टअप है एक बहुत बड़ा वो भी। तो ये सब चीज़ें साथ में जुड़ी, इनके साथ सोशल मीडिया की, और यही। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं सेकंड हैंड, तो हम दिमाग में एक बजट फिक्स कर लेते हैं कि भाई 4 लाख की खरीदेंगे फॉर एग्जांपल। जी तो जब हम जाते हैं बजट फिक्स करके, तो इसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं? देखो सर, बजट फिक्स करके जाते हैं क्योंकि हर एक, हम मिडिल क्लास लोग हैं, बजट तो सबसे पहले हमारा आता है, भाई पैसे हैं जेब में, उतने नहीं है तो ही हम गाड़ी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बजट बनाना बहुत जरूरी है सर। बिना बजट के आप खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। बजट बनाओ सबसे पहले, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमने देखना है, खाली बजट ही नहीं देखना, हमने गाड़ी की वैल्यू भी देखनी है, हम खरीदने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बेसिक तौर पे आपको बताऊं चीज़ें जो मैं मानता हूं, बेसिकली आपने बजट बना लिया 4 लाख का, अब अपनी रिक्वायरमेंट देख लो, आपको गाड़ी क्यों चाहिए, सबसे पहले खुद से सवाल पूछ लो, गाड़ी क्यों लेनी है मैंने। एक ठीक होती है। है शौक के तौर पे लेते हैं, एक होती है मुझे काम करना है, मतलब मेरे ऑफिस का रनिंग है, ठीक है, दूसरा होता है मुझे टैक्सी में चलानी है। तो इस तीन तरह की चार तरह की चीजें होती हैं। बड़ी लेनी है भाई, मेरी बड़ी फैमिली है, हम जब भी घूमने जाए महीने में एक बार या 2 बार, या 6 महीने में एक बार 2 बार, तो बड़ी फैमिली के साथ जाएं हम, एसयूवीज जो में आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, अर्टिगा वगैरह, और ये स्कॉर्पियो वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह, ये सब। तो हमें पहले ये सोचना है कि मुझे अगर गाड़ी लेनी है तो मैं किस पर्पज से ले रहा हूँ सर। बजट तो बात की बात है, पहले तो ये सोच लो ले क्यों रहा हूँ। अगर मुझे ये स्पेसिफाई हो जाता है, हाँ भाई मैं ये इस पर्पज से ले रहा हूँ, पर्टिकुलर पर्पज से अपने, तो फिर अपना बजट डिसाइड कर लिया, फिर आप ब्रांड डिसाइड कर लो, भाई मुझे किस ब्रांड की गाड़ी चाहिए, क्योंकि ब्रांड डिसाइड करना बहुत जरूरी है। उसकी रिसेल वैल्यू होनी चाहिए। आप ये तो नहीं कि पूरे 15 साल ही चलाओगे, 10 साल ही चलाओगे, दिल्ली में तो 10 साल चलती है। अब ये तो नहीं जरूरी कि आप 10 साल ही चलाओगे गाड़ी, राइट सर। अब आपको लॉन्ग टर्म चलना है या 4 साल चलानी है, उसके बाद रीसेल करनी है। अब ये देख लो कि ब्रांड कौन से जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, वो जानना। देखो आपको गाड़ी लेने से पहले खोदना पड़ेगा भैया, सीखना पड़ेगा चीजें। ये भी एक, क्योंकि गाड़ी रोज रोज नहीं ली जाती सर, ये सब्जी नहीं है मंडी में गए और ले ली। ये गाड़ी है, ये आपको 4 साल में 5 साल में एक बार ही ले पाओगे आप। तो रीसेल वैल्यू ट्रस्टेड हमें कहाँ से मिलेंगी? सर क्योंकि ये आपको देखो, आजकल तो सर बहुत बेनिफिट हो गया, पहले नहीं होता था, जब से सोशल मीडिया आया है आपको बहुत सारी नॉलेज ऑन द स्पॉट मिल जाती है। यूट्यूब पे सर्च करना है सिंपल, अब तो चैट जीपीटी आ गया सर, डालो सीधा कौन सी गाड़ी की रिसेल वैल्यू सबसे अच्छी है, बस इतना डालना है और वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। अच्छा, गाड़ी और मॉडल जाने और क्वेश्चन पूछने हैं भैया कौन सी गाड़ी रीसेल, सिंपल सर, वो बता देगा। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो सर, सब मिल जाता है। क्या बात ये है! बहुत अच्छी चीज है सर, सीरियसली। मैं कहीं भी फंसता हूँ, कहीं भी लगता है किससे पूछे सवाल, सीधा चैट जीपीटी में डालो, बात करता। पहले गूगल सर्च करते थे, अब चैट जीपीटी सर्च कर लेते हैं। तो ये कर लो, उसके बाद आपको लगता है हाँ भाई ये, फिर आप देख लोगे क्योंकि क्या होता है जब गाड़ी लेता है ना बंदा, एक तो कुछ हमारे यहाँ थोड़ी सी नजर वजर का सीन रहता है, हाँ तो हाँ। भाई गाड़ी ले किसी को नहीं बताना, चुपचाप ले लेंगे, बाद में कर लेंगे। भाई वो बताना पड़ेगा भाई, नहीं काम चलेगा, आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार में बताना पड़ेगा। तो आपका कोई ट्रस्टेड डीलर हो, जिसको आप जानते हो अच्छे से, आपने पहले भी गाड़ियां ली हो, ठीक है, तो आप जाइए उसके पास, बात कीजिए, भाई ये मेरा बजट है, इतना मेरे को लेना है, और ये मेरी कहानी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर अपना भाई अपने दोस्त को या फिर अपने जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे आप बात कीजिए, भाई आपको कोई ट्रस्टेड डीलर है या नहीं है। जाओ, ट्रस्टेड डीलर है लेकिन फिर भी ट्रस्ट नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है। क्यों? ट्रस्टेड डीलर है तो फिर फायदा क्या होगा ट्रस्ट करने का? सर डीलर को क्या करना, डीलर को गाड़ी बेचनी है, आपको क्या करना है उससे कोई लेना देना नहीं उसका, उसको गाड़ी बेचनी है, पैसा चाहिए, बात खत्म। तो भाई ट्रस्टेड शब्द हटा देना। वो तो आपका ट्रस्ट है, उसका थोड़ी है। वो तो आप ट्रस्ट कर रहे हो ना सर, अच्छा। उनका ट्रस्ट थोड़ी है, आपका ट्रस्ट है। आपने ट्रस्ट कर लिया, आपने 2 गाड़ी ले ली उनसे, आपकी अच्छी निकल गई, आपने ट्रस्ट कर लिया, भाई ट्रस्ट, डीलर ट्रस्टेड है, कौन देता है जो आपको जानता है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ सर?
धोखा कौन देगा? जो आपको जानता है। तो ट्रस्टेड डीलर कैसे हो गया? डीलर के पास आप जा रहे हो, हर प्रकार का डीलर है इस इंडस्ट्री में, यूज कार की इंडस्ट्री में हर प्रकार का डीलर आपको मिलेगा। आपका डीलर अच्छा भी मिलेगा, बहुत अच्छा भी मिलेगा, खराब भी मिलेगा, बहुत खराब भी मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। तो डीलर के बारे में कैसे जाने, अगर मेरी जानकारी में कोई है ही नहीं? डीलर के बारे में जानना ही नहीं सर, हमें डीलर के बारे में जानना ही नहीं है। हमें जानना है गाड़ी के बारे में। हम गलती कहाँ करते हैं? गलती करते हैं मुझे सस्ती चाहिए, मेरा 4 लाख का बजट, 4 लाख के बजट में मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये सोचते हैं। पर वो अच्छी कैसे मिलेगी भाई? अच्छी का पर्पस क्या होता है? सुंदर दिख रही है ये अच्छा थोड़ा ही होता है। ये अच्छा नहीं होता, सुंदर दिख रही है अच्छा नहीं होता ये। वैल्यू देख लो, उसकी वैल्यू क्या है भाई? वो एक्सीडेंटल तो नहीं है, फ्लडेड फ्लडेड तो नहीं है, उसकी इंश्योरेंस वगैरह, आरसी वगैरह, उसके मैकेनिकल वगैरह, ओडोमीटर बैग तो नहीं है। तो ये जानना जरूरी है, ये सवाल हम पूछते नहीं है। चलो इस पे भी हम आएंगे आगे। हम आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं। डेफिनेटली उठाइए सर। आप अपने एक्सपीरियंस ये बताइए कि लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के तो चले जाते हैं, जी। उनमें से अधिकांश लोग 6-7 महीने बाद वापस आते हैं और रिग्रेट करते हैं हमने गलत गाड़ी खरीद ली, हमें ये गाड़ी खरीदनी नहीं चाहिए थी। करना भी चाहिए। तो वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं अधिकतर लोग जिससे उन्हें पछतावा होता है? देखो सर, गाड़ी ना कभी भी इमोशनल डिसीजन से नहीं लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा सर, कैलकुलेटिव होना पड़ेगा हमें। गाड़ी जब भी लो कैलकुलेशन करके लो भैया। इमोशनल डिसीजन लोगे, गाड़ी अच्छी लग रही है यार, 30,000 सस्ती मिल रही है, ले लेता हूँ। डीलर ने बोला बेहतरीन गाड़ी है जी, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें। जी। मैं सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने गया, मैंने 4 लाख का बजट सोचा हुआ है। जी। 2 डीलर के पास गया, पहले के पास गया जी 4 लाख की गाड़ी, उसने फीचर्स बताए, मुझे ठीक लगे, गाड़ी पसंद आई, मॉडल पसंद आया। तो मैंने कहा भाई प्राइस तो कुछ कम कर। कहते हैं नहीं जी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कर दूंगा मैं कम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो नहीं माना, मैंने उसे छोड़ दिया, दूसरे डीलर के पास गया, उसने भी 4 लाख बताए। मैंने कहा यार प्राइस ज़्यादा है, मैं 4.5 इसके। वो मान चुन के 3.5 क्या बोला, ठीक है जी आप मुझे 3.60 दे देना, डील पक्की। तो अब इसमें से कौन सा डीलर ठीक है या दोनों ही गलत है? डीलर कभी गलत नहीं होता, डीलर अपनी जगह सही है। ठीक है। ठीक है, गलत होता है बायर। अब बोलेंगे लोग कि बायर कैसे गलत? हाँ भाई बायर गलत होता है। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम ना डिसीजन जो लेते हैं वो इमोशनल होके लेते हैं। इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना, पहली बात। अब मैं पॉकेट देख के ले रहा हूँ ना, दोनों सेम मॉडल हैं, हर चीज सेम है। पॉकेट देख के नहीं ले रहे ना सर आप इमोशनल हो गए प्राइस पे। पहले वाला बोला मैं 10,000 भी कम नहीं करूंगा, दूसरा बोला मैं तेरे को 40,000 कम दे रहा हूँ। तो आप इमोशनल हो गए ना प्राइस पे। आपने कैलकुलेट क्या किया? गाड़ी देखो ना, वो कैसे दे सकता है 40,000 सस्ती, जबकि वो 10,000 सस्ती देने को तैयार नहीं पहले वाला। सोचो आप, हम कहाँ फिसल गए? पैसे पे। हम तो कहते हैं वो मार्जिन ज्यादा कमाना चाहता है ये आपने बजट बना के चला 4 लाख का, राइट? तो आपने तो 4 लाख खर्चने हैं भाई। आप 40,000 क्यों बचा रहे हो? वो 40,000 बचाओगे, कल आप 80,000 लगाओगे। इसलिए लोग रोते हैं 6 महीने बाद। जब तक आप गाड़ी को थोरोली चेक नहीं कर लो, रीजन होगा ना सर। पहला डीलर जो आपको 10,000 भी कम देने में राजी नहीं है और दूसरा को 40,000 में कम दे रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा। गाड़ी तो उसको भी बेचनी है, उसको बेचनी है। आपको पता है डीलर वैल्यू अपना प्रॉफिट के लिए गाड़ी नहीं बेचता है। डीलर का रोटेशन चलता है। रोटेशन चलेगा, गाड़ी बिकेगी आएगी, बिकेगी आएगी, बिकेगी, तो उसका काम चलेगा। वो पैसे के लिए गाड़ी नहीं बेच रहा है या उसका प्रॉफिट के लिए गाड़ी नहीं बेच रहा। प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा उसका, कहीं ना कहीं निकाल लेगा। आपको लोन चिपका देगा, आपको इंश्योरेंस चिपका देगा, आपको सर्विस चिपका देगा, कहीं भी निकल जाएगा। मार्जिन भी ले लेगा वो आपसे, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। पर रोटेशन नहीं चलेगा, गाड़ी फंस गई, एक तो दिक्कत हो जाएगी डीलर को। एक गाड़ी उसकी 1 महीना भी फंस गई ना, डेप्रिसिएशन लग जाता है अलग से। बहुत सारी चीजें होती है सर। तो सीधी सी बात यह है कि इमोशनल डिसीजन ना लेकर के हमें कैलकुलेटिव डिसीजन लेना है। तो पैसा आपने बजट बता दिया 4 लाख का, आप ले रहे हो 3.60 दे रहे हो, क्यों भाई? 40,000 बच गया, मैं गाड़ी करवा लूंगा, डेकोरेट करा लूंगा गाड़ी। सर 40 नहीं बचे। आप जब लेके जाओगे ना 6 महीने बाद, अभी आपने बोला ना पीछे 6 महीने बाद पछताते हैं, हाँ वो पछताओगे फिर आप। फिर अच्छा, आप बोलोगे अच्छा रहता मैं यार उसी से ले लेता। ऐसा देखा आपने? ऐसा ही होता है सर, देखा क्या होता ही ऐसा है। ये जो पैसे के पीछे भागते हैं ना, प्राइस प्राइस प्राइस, बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारी वीडियोस पे, आते हैं सर दुनिया भर के। महंगी है गाड़ी, महंगी है गाड़ी, महंगी है गाड़ी। भाई महंगी है भाई, उसकी वैल्यू है, इसलिए महंगी है। दीपक जी, जैसे मैं कोई गाड़ी खरीदने या कोई भी कोई गाड़ी खरीदने गया सेकंड हैंड गाड़ी, जी।
तो उस गाड़ी में ऐसे क्या फॉल्ट है जो हमें पता चले कि हम एकदम मना कर दे, नहीं अब नहीं खरीदनी। कोई डीलर तो कहता है ये छोटा मोटा हो जाएगा, हम कहते हैं यार इसमें ये इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ रहा है या ये रस्ट लगी हुई है, वो कहता है जी ओके है, ये तो हम साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बदलवा लेना, 1000-2000 का खर्चा है, हम ही करके दे देंगे, कोई बात नहीं, सब ओके है। अब वो गाड़ी जो है फ्लड में डैमेज हुई है या नहीं हुई है, डीलर तो बताएगा नहीं, हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि हमें तो नॉलेज है ही नहीं। तो ऐसा कोई आप हिंट दे सकते हैं जिससे कि हमें ये 2-3 चीज़ें पता चले, तो आप एकदम नो कर दें, भैया रेड फ्लैग, भैया हम नहीं खरीदने, डीलर चाहे कितना ही बोल ले, कितना ही कन्विंस कर ले। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ सर क्या होता है। फ्लड वाली गाड़ी या फिर गाड़ी ही जो हम लेने जा रहे हैं, क्या करें, उसका कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें कैसे होती है। देखो मैंने शुरू में आपको बताया था 2 डिसीजन होते हैं, एक इमोशनल होता है, कैलकुलेटिव होता है, राइट। ठीक है। इमोशनल डिसीजन में आप गाड़ी खराब ले लोगे। कैलकुलेटिव आता है जिसकी आप बात कर रहे हो अभी, कैसे पता चले आपको, ये होता है कैलकुलेटिव। हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमें साथ में एक मैकेनिक चाहिए, ठीक है। गाड़ी की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में क्या पता चलता है हमें कि पीछे कैसी थी गाड़ी। करंट में इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वो करंट स्थिति बताती है कैसी है, लेकिन एक्चुअल क्या कंडीशन है वो आपका मैकेनिक ही बता पाएगा। तो उसके लिए आपका मैकेनिक होना बहुत जरूरी है। ये रहा पहला बात, आपका पहली बात, क्योंकि बिना मैकेनिक के आपको इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं है कि आप उसका चीजें ढूंढ लोगे कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है। फ्लड वाली गाड़ी में जो सबसे खतरनाक चीज होती है, जो इंडिकेशन देती है, छुपा हुआ शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। ये जानते हैं आप हाँ। आम भाषा में। तो छुपा हुआ शत्रु जो होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। ऐसे ही रस्ट हमें दिख जाएगा, स्मेल होती है गाड़ी में, स्मेल वो परफ्यूम से या उन चीजों से ढक जाएगी, कवर हो जाएगी, गद्दी सीट की कवर, ये सब उसको कॉस्मेटिक करके ठीक किया जा सकता है। स्क्रैच आ गए वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट जो होता है, ये सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। उसके लिए 2-3 तरह के स्कैन वगैरह होते हैं, ईसीयू होता है या फिर ओबीडी स्कैन होते हैं, ये मैकेनिक अच्छे से बता पाएगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है कि इनसे चीज़ें पता चल जाती है, इंजन सही है नहीं है, लाइटिंग जो आ रही है वो ठीक है नहीं है, वायरिंग जो हो रखी है वो सही है नहीं है, वो मैकेनिक ही आपको बता पाएगा कि ये फ्लडेड गाड़ी है या नहीं है, एक्सीडेंटल है या नहीं है। एक्सीडेंट जब गाड़ी होती है आपकी तो क्या होता है, कई बार चेसी जो होती है वो बैंड हो जाती है, स्क्रैच आ जाती है, क्रैक आ जाती है, वो फिर ठीक नहीं होती। आप कितनी भी उसको कॉस्मेटिक करा लो, कंपनी में कितना भी रिपेयर करा लो, नहीं करा लो, वो चीज़ें नहीं हो पाती। दूसरी उसकी रीसेल वैल्यू खत्म हो जाती है सर। आपकी जो एक्सीडेंटल गाड़ी होती है या फ्लड वाली होती है, उनकी रिसेल वैल्यू आपको मिलेगी नहीं सर। एक बार उस पर एक्सीडेंट का ठप्पा लग गया तो वो लग गया, और रिसेल वैल्यू होगी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर प्राइसिंग आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं तो आप फटाक से खरीद लो, क्योंकि प्राइसिंग अच्छे मिल जाएंगे आपको गाड़ी के। हाँ, प्राइस तो कम मिलेगी। है ना, वही 360 वाली बात और 4,10,000 कम ना करने वाली बात जो पीछे करी थी हमने, तो वो 360 वाली बात ये थी। तो आप ये स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मशीन लगती होगी, तो गाड़ी को हमें ले आना पड़ेगा बाहर। दैट्स वाई सर, उसको हम ले जाते हैं, टेस्ट कराने भी ले जाते हैं, शोरूम में ले जाते हैं, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है, सर्विस होती है गाड़ियों की, वहाँ पे जाके पता चल जाता है। ओडोमीटर बैक है या नहीं है, उससे पता चल जाता है। अभी आ रहे हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर भी, हाँ सर मैं सारा कंप्लीट ही कर देता हूँ, आपको टेंशन होता है, पूरी बताता हूँ, आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सारे खोल के बताता हूँ। देखो ओडोमीटर बैक है या नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं सर इसमें। ओडोमीटर बैक है नहीं है, ये मैकेनिकल चीजों में आता है, तो उसका पता कैसे चलेंगे। फ्रंट में आपको आंखों से अगर देखना है, पता करना है, बाकी तुम भाई ओबीडी स्कैन बता ही देगा कि वो बैक हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन क्या होता है, क्लच गियर प्लेट्स होती हैं जिसमें हम पैर रख के करते हैं ना, तो उनकी घिसावट बता देती है आपको। उनकी जो ऊपर की वियर होती है वो बता देती है वो कितनी घिसी है कितनी। गाड़ी दिखा रहा है 40,000 चलिए, लग ऐसा रहा है कि 80-90 हज़ार किलोमीटर चली हुई है गाड़ी के, होते हैं 40,000 रुपये, इतने थोड़े घिसते हैं जितने उस टाइम घिसे होंगे। सोच के देखिए आप, स्टेयरिंग व्हील जो होता है उसका वियर जो होता है वो फटा हुआ होता है या घिसा हुआ होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें शुरू में ही देख लेनी चाहिए। ये तो आम आदमी तो पकड़ नहीं पाएगा जी, आम आदमी पकड़ लेता सर, ये तो घिसा हुआ तो एक अंदाजा हो जाता है सर। जो गाड़ी लेने जा रहा है उसने सीखी तो होगी ना, अगर वो खरीदने जा रहा है मतलब उसको चलानी आती है, और नहीं आती तो मैकेनिक ले आओ, मैकेनिक तो बता ही देगा। तो टायर से भी कुछ आइडिया लग जाता है, टायर सब चेंज हो जाते हैं। टायर तो चेंज हो जाता है, टायर कौन सी बड़ी बात है सर। 7 के टायर है नहीं, 40,000 किलोमीटर पे आप टायर चेंज कर देते हो सर आज की डेट में। 40,000 चलिए टायर चेंज, आपके पास भी गाड़ी है, यू नो दैट वेरी वेल कि भाई 40,000 हमने गाड़ी के टायर चेंज करने ही करने हैं, नहीं करेंगे तो फिर वही
और शुरू में क्या था, जब हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना सर किसी भी गाड़ी की, तो टेस्ट ड्राइव के टाइम पे पता नहीं चलती है चीज़ें, टेक्निकल और मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो होती हैं, जो भी फॉल्ट होते हैं, ये उस टाइम पे पता नहीं चलती, ये लॉन्ग टर्म में पता चलते हैं। 4 महीने बाद, 3 महीने बाद सडनली लगता है इनका ब्रेक फेल हो जाता है, कई बार स्टीयरिंग जाम हो जाता है, लाइटें आने लग जाती है, तो ये सडनली होती हैं, ये एकदम से नहीं होती, ये सडन एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मैकेनिक के द्वारा दिखा के तभी गाड़ी लो भाई, पैसे पे मत जाओ। मैं बार बार ये चीज़ अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, आपके पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ, भाई पैसा सेकेंडरी चीज़ है, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आपने क्या देखा है, मेजोरिटी डिसीजन लोगों के क्या होते हैं, कैलकुलेटिव लेते हैं या मेनली 90% इमोशनल होते हैं, इमोशंस? गाड़ी 90%, 70 से 90 तो नहीं, 70 से 80% इमोशनल डिसीजन होते हैं लोगों के, बाद में पछताते हैं फिर वो। तो एक ने सही कहा है कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लोगे तो ध्यान से लो, नहीं तो पता चलेगा हर दूसरे महीने आप मैकेनिक के पास बिल्कुल ये होता है सर, होता है, ये लोगों के साथ होता है, कई बार होता है, कई बार क्या, हर बार होता है। अगर कोई सही डिसीजन नहीं ले रहा है, सोच समझ के चीजें नहीं कर रहा है, टाइम देख लिया, डीलर ने बोल दिया अरे अच्छी है, बढ़िया, टेंशन मत लो, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी साफ सुथरी लग रही है, प्राइस कम है, अरे मजा आ गया, ले लो गाड़ी, और बाद में वो मजा किरकिरा हो जाता है। जैसे अभी आपने एक बात कही कि गाड़ी में परफ्यूम डाल देते हैं वो, ठीक है, वो फ्लड की स्मेल छुपाने के लिए पाने के लिए। इसका तो मतलब ये है कि किसी भी गाड़ी में हमें खुशबू आ रही है अच्छी, तो उसको हम मना कर दें। नहीं, वो खुशबू इसलिए डाली है वो नहीं सर, वो नहीं होता। मैंने क्या बोला, फ्लड का कब पता चलता है, अगर फ्लड का आपको एक जस्ट एकदम चेक करना है, सीट होती है, सीट की रेल होती है नीचे, जिस पर सीट घूमती है ऐसे, हाँ आगे पीछे जाती है, वो रेल होती है ना सीट की, ठीक है, उस रेल पे देख लो रस्ट है नहीं है, आपको पता चल जाएगा गाड़ी फ्लडेड है नहीं है। तो फ्लडेड होगी तो उसमें रस्ट होगी, मिट्टी होगी, वो साफ ही नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है साफ करना। पीछे का जो बूट स्पेस होता है उसमें ग्लव बॉक्स वगैरह होते हैं, वो हटा के ना वायर दिख जाती है, वायर निकाल के देख लो, मिट्टी लगी होगी, भरी होगी पूरी मिट्टी। तो मैकेनिक को ले आना मस्ट है, मस्ट है सर। देखो मैं अगर यार रहे हो सर, आप 5 लाख 4 लाख रुपए लगा रहे हो, ऐसे तो नहीं आते कहीं से, बहुत मेहनत लगती है, किसी की साल भर की सैलरी होती है सर। अगर कोई मैकेनिक को पैसे भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, दे दें उसको, दे दो सर, क्या दिक्कत, ले ले भाई, अपना सर्विस चार्ज ले, हमें सही गाड़ी सर। चला दे। अब के दिए हुए 2,000 4,000 रुपए आपके फ्यूचर के 80-90 हजार रुपए बचा लेगा। तो ये बेटर है थोड़े पैसे दे दें, 4-5 हजार भी देने पड़े, 10 हजार भी, उसकी भी कमाई है सर, वो भी कमाने के लिए बैठा है, वो अपना काम छोड़ के आपके साथ आ रहा है, क्या पता वो कितना कमा लेता उस टाइम में। सही बात है। तो ये बहुत जरूरी है सर चीजें। और स्कैन वगैरह मैकेनिकल अच्छे जानते हैं, मैकेनिक जो होते हैं सर, वो गाड़ी के घाघ होते हैं, उनको पता होता है कहाँ क्या कमी है। अगर अच्छा मैकेनिक है ना, वो आपको कोई चीज फ्री में भी करके दे देगा। और जो खराब मैकेनिक है, खराब मैकेनिक मतलब लालची मैकेनिक जो है, वो आपके जरा से वायर चेंज करने के भी हजारों रुपए ऐंठ लेगा आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा एक स्कूटर है छोटा सा, तो उसमें क्या हुआ, उसकी मैंने जैसे स्टैंड पे लगाया, जो बड़ा स्टैंड होता है उस पे लगाया, खड़ा किया, तो एकदम रेस बढ़ गई, पूरी तेज हो गया रेस, उतारा ठीक हो गया, फिर चढ़ा, फिर हो गया शुरू में, ये क्या हो रहा है। मैं भाई इसको लेके गया मैकेनिक के पास, उसने क्या किया, उसका बोक्सा खोला, और उसकी वायर जो उसमें उसके खांचा होता है, उसमें फंसी होती है रेसिंग वायर, वो ढीली कर दी, निकाल के छोड़ दी, 150 रुपये ले लिए मेरे से। मैं तो मैं भी कर लेता, पर वही बात है सर कि पैसे चोट के हैं, मार तो कोई भी लेता है, लगनी कहाँ है, उसके पैसे हैं, क्यों सर। सही सही बात है ना, लगनी कहाँ है चोट, पैसे उस चीज के, मारनी कहाँ है जिससे डेंट निकल जाए, मतलब अनुभवी अनुभव के पैसे है सर। अनुभवी ट्रस्टेड मैकेनिक को लेके जाएं, ये मस्ट है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, व्यवहार हमारा बहुत चीजें करता है, मतलब बहुत चीजें, ज्यादा सोचना, ज्यादा वो करना भी गलत हो जाता है। पर हाँ, डीलर के पास जाओ तो सवाल जरूर पूछो, सवाल पूछना बहुत जरूरी है, सवाल नहीं पूछोगे तो भाई साहब फंस तो गए। कौन कौन से सवाल पूछे डीलर से, ये आप बता सकते हैं जिससे व्यूअर्स को आसानी रहे, अगर वो खरीदना चाहें कि हम ये चार मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर एक चीज, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आप तो गाड़ी काफी टाइम से यूज कर रहे हो, हाँ हाँ, सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे आप, कितने साल पुरानी गाड़ी है, मॉडल, और कितने किलोमीटर चली हुई है, पहले तो ये बता दें। दूसरा सवाल, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, सब खरीदने आ गए हो आप, मैं डीलर हूँ, आ गया हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी कितने साल चली है और कितने साल पुराना मॉडल है। ठीक है, वो आपने पूछ लिया। दूसरा सवाल, कोई भाई एक्सीडेंटल कोई केस तो नहीं है इस पे। वेरी गुड। तीसरा सवाल बताइए। बस नॉर्मली ये सवाल पूछते हैं उससे हम, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, हमें आरसी ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, और बस, कोई पुलिस केस नहीं है, यही चीज पूछते हैं वो। यही पूछना सर, लोग पूछते नहीं है ये, यही सवाल नहीं पूछते हैं लोग, बस सिंपल सवाल है। 4 सवाल आपने पूछ दिए, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी चीज थी सर। अब वो सही बता रहा है नहीं बता रहा, ये सवाल ये है क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं बोलने में। सर मैकेनिक किस लिए ले जा रहे हैं, इसीलिए तो ले जा रहे हैं।
वो सारी चीज बताएगा आपको। और पैसा क्यों दे रहा है मैकेनिक को? इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज बताएंगे आपको। या फिर आपका कोई ऐसा ट्रस्टेड आपका रिलेशन में है जो गाड़ी चलाते हो, जिसको 30 साल 10 साल 20 साल हो चुके हैं, वो गाड़ी का एकदम पता है, सब कुछ खुद ही ठीक कर ले, वो बता देगा आपको सर गाड़ी का। डीलर बोले बेस्ट डील, बैंक बोले ऑक्शन, प्लेटफॉर्म बोले सर्टिफाइड, तो इनमें से सबसे चीपेस्ट और सेफेस्ट कौन? आइए इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं फिर दीपक वर्मा जी के पास। मोस्ट वेलकम है सर। दीपक जी आप ये बताइए, अब ये बहुत कंफ्यूजन है कि भैया प्राइवेट आदमी से खरीदें, ये यार दोस्त रिश्तेदार वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है उसके पास चले जाएं, या सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म जैसे कार24 है, ट्रू वैल्यू है, वो कहते हैं 6 महीने की हमारी वारंटी है जी, कोई भी होगा हम इसको गाड़ी को ठीक ठाक करके रखते हैं, कुछ घिसावट वगैरह जो होती है वो हम क्लच वगैरह सब चेंज कर देते हैं, फर्स्ट क्लास गाड़ी देते हैं। एक डीलर होते हैं प्राइवेट, और दूसरे जो बैंक ऑक्शन में गाड़ियां बिकती हैं, कोई लोग ईएमआई नहीं दे पाते तो उनकी गाड़ियां बैंक रिकवर कर लेता है और फिर वो ऑक्शन करता है। तो इनमें से बढ़िया कौन है? दूसरा, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी फैमिली मेंबर को भेजना चाहेंगे भैया तुझे सेकंड हैंड कार चाहिए, तो किस पे जाए इनमें से, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है सर, मजा ही बांध दिया आपने। 3 सवाल एक सवाल में पूछ ले भाई साहब, खतरनाक हो आप। तो देखो सर, क्या होता है बेसिकली, डीलर, प्लेटफॉर्म और आपका ओनर, ये 3 चीजें, और ऑक्शन, आपने 3-4 चीजें पूछी। तो मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, डीलर क्या करता है? डीलर गाड़ी बेचता है, प्लेटफॉर्म प्रोसेस बेचते हैं, ओनर कहानी बेचता है, और सच जो है वो कस्टमर को, बायर को खुद ही निकालना पड़ता है सर। ठीक है, ये आप बात समझ लो। अब डीलर जो गाड़ी बेच रहा है उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ आप कि आपको करना क्या है बेसिकली। ठीक है, प्राइस या वैल्यू। आप मैकेनिक को ले जाओ तो वो सारी चीजें ले आएंगे और रिपोर्ट वगैरह चेक कर लें सारी, बस वो सब सोल्व हो जाएगा। आप नहीं बता दी, देख लो, मतलब मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है बेसिकली। दूसरी चीज आती है आपकी प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो, वहां पे आप फिजिकल नहीं देख पाते, फिजिकल लास्ट में देखते हो, जब आप बुक कर लेते हो, जाके भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे Cars24 है, स्पिनी है, अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो जाके। ये टेस्ट ड्राइव करवाते हैं? टेस्ट ड्राइव करवाते हैं सर, आप जाइए टेस्ट ड्राइव कराएंगे, बुक करा सकते हैं, टेस्ट ड्राइव बाकायदा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके घर तक आ जाएंगे देने के लिए टेस्ट ड्राइव। अरे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, मैंने बोला प्लेटफॉर्म प्रोसेस बेचता है, ये प्रोसेस है उनका। आप बुक कीजिए, उनकी ऐप पे जाइए, बुक कीजिए, भाई मेरे को टेस्ट ड्राइव चाहिए इस गाड़ी की, आप किसी भी स्टेट में हो, आपने बस स्टेट सेलेक्ट करना है, उनकी ऐप में जा करके गाड़ी का जो कंपनी होती है वो सिलेक्ट करनी है, ब्रांड सेलेक्ट करना है बेसिकली, होंडा लेनी है, होंडा ही लेनी है, मारुति लेनी है, कौन सी लेनी है, BYD लेनी है, जो भी लेनी है, उसकी कौन सी कार लेनी है, या प्राइस सेक्शन पे जाके आप देखते हैं किस प्राइस में आपका अंडर फॉल कर रहा है, आपका बजट क्या है बेसिकली, जो आप पहले भी बोल रहे थे, तो वो बजट आपको सिलेक्ट करना है बेसिकली। अब बजट सेलेक्ट करने के बाद तो आपको अपना बुक कर लीजिए। आप इवन आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, इतनी फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं कि आप घर बैठे गाड़ी आ जाएगी आपकी, आप पैसे पे करो, घर बैठे गाड़ी, इंश्योरेंस, ट्रांसफर सब हो जा रहा है। ये पैसे मतलब खरीदने के बाद आएगी या अभी मैं खरीदने के बाद सर, टेस्ट ड्राइव तो छोटा, टेस्ट ड्राइव तो हो ही गई, टेस्ट ड्राइव तो आपकी बुक करी, आपकी हो गई, वो फ्री हो गया, उस समय कुछ पैसे जमा कराने कुछ पड़े नहीं या वो कंडीशन रखते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट ड्राइव तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है मोस्टली, कंपनियां इतना बियर करके चलती हैं सर। साथ साथ आपको बताता हूँ 7 डेज से लेकर के 30 डेज का बाई बैक गारंटी भी देती है आजकल। जैसे आई थिंक मेरे कार से Cars24 दे रही है, 30 डेज का उन्होंने कर दिया है बाई बैक। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये सच में होता है या ये सिर्फ ऐसी फांसने के लिए है दर्शक को? सच में होता है, लोगों को नो क्वेश्चन आस्क, बाई बैक। बस वो 900 या 1000 किलोमीटर चली नहीं, इससे ज्यादा ना चली हो गाड़ी, कंडीशन से होती है, कंडीशन यही है बस ये कि मतलब जो भी इतने किलोमीटर से ज्यादा जो भी उनकी लिमिट है 500 या 1000, इससे ज्यादा ना चलियो। लास्ट मैंने जब उनका शूट किया था बेसिकली, तो ये था कि 30 डेज बाई बैक गारंटी, 900 किलोमीटर के आसपास गाड़ी से, 900 किलोमीटर से ज्यादा ना चली हो, तो आप अगर आपको इवन 30 दिन में कलर भी पसंद नहीं आता तो भी आप गाड़ी रिटर्न करके अपने पैसे पूरे ले सकते हैं। और कई बार डीलर भी कहते हैं जी हमारी हफ्ते भर की गारंटी, आप आ जाओ, तो वो उसका कुछ होता है? रिटर्न में देंगे, ये तो रिटर्न में देते हैं, और रिटर्न में देंगे, ये मुझे मालूम नहीं, वो बोलते मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर, डीलर नहीं दे पाएंगे सर, मतलब ही नहीं पड़ता यार। आप 10-12 गाड़ी लेके बैठे हो, वो पूरा प्रोसेस लेके बैठे हुए हैं,
आप तो 100 गाड़ी ले लोगे एटलीस्ट, उनके पास हजारों गाड़ियां हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, वो जैसे एक कंपनी है। जैसे आपने बताया ऑनलाइन गाड़ी बुक करा सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले ले, जी। पसंद आती है तो खरीद लो, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो कोई बात नहीं। तो जो मिडिल क्लास है, हम चाहते हैं गाड़ी पहले अपने आंखों से देखें कितने मॉडल रखे हुए हैं हाँ, उन्होंने, तो उनके स्टोर्स होते हैं सर, तो वहां जाके देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो आप जाके, तो आप नियर बाय स्टोर आप सर्च कर सकते हो, वहां पे आप गाड़ी बेच भी सकते हो, ले भी सकते हो, दोनों ही चीजें हैं सर। और सही बताऊं तो बेचने में आप क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये आपको अच्छे प्राइस देते हैं गाड़ियों के, जब आप बेचते हो तो। मैं अगर किसी पर्सनल को अपने बोलूं कि भाई आप गाड़ी बेच दो जाके, तो आप बेचो आराम से, प्लेटफॉर्म पे अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। हाँ, इसमें मैंने एक अनुभव किया है, कई साल पुरानी बात है, ये होगी 12 या 13 की। जी। मैं अपनी सेकंड हैंड गाड़ी बेचने गया था, मारुति वैगनार थी। जी। तो उसने कहा आ जाओ, इंस्पेक्शन फ्री है। इस पेन से क्या था, इंस्पेक्शन फ्री है। हम्म। तो उन्हें फॉर्म वगैरह लगाया, उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद बताया कि आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप गाड़ी नहीं बेचते इंस्पेक्शन के बाद। फंसा लिया। ठीक है, तो इंस्पेक्शन किया नहीं, फॉर्म भरवा लिया, कहते हैं जी कंडीशन है कि आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप गाड़ी नहीं बेचते। जी जी जी। अब मैंने कि वैल्यू तो पता करनी है कि क्या है। जी जी। प्राइवेट डीलर से मैंने पता कर ली थी, मैंने कि ये क्या करते हैं। अब मैंने कि 1000 रुपये तो गए मेरे, एक तरह जो भी मेरी कॉस्ट है उसमें से 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे कहीं भी मैं बेचूंगा तो। जी। मैंने जो रिस्क लेते हैं, मतलब ये मुझे अजीब लगा, वो कहते हैं कि फ्री। ये और हिडन लेकिन कॉस्ट में आता है सर, ये जब गाड़ी बेचने या खरीदने जाते हैं लोग, तो हिडन कॉस्ट में आता है ये सब चीजें। तो मैं तो ये क्या, वो गाड़ी चेक करेंगे, प्राइस बता देंगे, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। पर वो कहते हैं 1000 रुपये धर दे भाई। नहीं, ये आप अगर प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं ये प्लेटफॉर्म नहीं है मारो, वो मीटर मीटर लगाते हैं, वो टायर भी देखे, हर चीज देखे, नहीं फिर से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो आप। फिर को ना ऑक्शन में डालेंगे। नहीं नहीं, ये कौन से प्लेटफॉर्म? ये बात हुई थी जब, हाँ, इसमें मैं एक चीज में बताना भूल गया। उन्होंने चेक कर लिया, तो बोले हम इसको ऑक्शन में डालेंगे, वहां से प्राइस आएगा गाड़ी का निकल के। ऑक्शन में अगर डलवानी है वो आपको प्राइस वहीं से पता चलेगा। अच्छा। हमने तो टेस्ट कर लिया, अभी कुछ नहीं बता रहे, ऑक्शन में डालेंगे और उसके बाद जो रेट आएगा वो हम बता देंगे। लेकिन आपको अगर नहीं आप ओके करते तो आपको 1000 रुपये फिर देने पड़ेंगे। यहाँ पे था कि ऑक्शन में वो डालेंगे ऑनलाइन, अच्छा, वहां से रेट आएगा। अगर ऑक्शन में नहीं डलवानी, आपने सारी चेक करवा ली, लेकिन ऑक्शन में नहीं डलवानी, ऑक्शन डलवाने के बाद 1000 रुपए देने हैं ना। हाँ, तो प्राइस तो मुझे तभी पता चलेगा ना। मैं तो गया था भाई चेक करेंगे। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो आप? वो लीगल केस तो नहीं हो जाएगा बाद में, इसलिए मैं नाम नहीं आप बता रहा। कर सकते हो उनके खिलाफ लीगल केस, उन्होंने पहले बताया नहीं, वो क्यों करेंगे? हो गया, अब इस समय प्रूफ नहीं है ना, बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, ये एक्सपीरियंस है, अगर मैं नाम ले दूं चलिए कोई नहीं, मैं अभी रिसेंटली आपको जो हो रहे वो मैं आपको ऑफ द कैमरा बता दूं। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, ये पता नहीं अब किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, पर रिसेंटली जो चल रहे हैं 2 ही चल रहे हैं बड़े, तो अभी स्पिनी और कास्ट 24, तो उनमें ऐसा नहीं है। आप चेक कराइए, आप तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मतलब पहले भी ऑनलाइन भी आता है। आप बेचना चाहते हैं तो ही आपसे कुछ डील होगी, अदरवाइज ऐसा प्राइसिंग का मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, ये बताइए सर, मारुति ट्रू वैल्यू में लेके जाए हो गाड़ी का, तो उसमें मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, वो बता देते हैं भैया इतने रुपए की है। तो मेरी देख मारुति करके ट्रू वैल्यू से कभी डील हुई नहीं है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में क्या है क्या नहीं। जिससे मेरी डील हुई है, जिसका मैंने शूट किया है, उसी का प्रोसेस मैं बता सकता हूँ या समझा सकता हूँ कैसे क्या नहीं है। तो मैंने फिर उसी को गाड़ी बेची थी, मुझे ठीक लगा। ठीक है, सब सही है, बिक गई ना फाइनली। चलिए मिठाई खिलाइए। तो मिठाई का हजम भी हो गई। बहुत बढ़िया। सो फाइनली ये था प्लेटफॉर्म का सीन। अब हम आते हैं थर्ड पे। आपका थर्ड क्या था? ऑक्शन था, क्या था थर्ड? एक बैंक ऑक्शन से बैंक ऑक्शन। ऑक्शन कई तरह के होते हैं सब, बैंक ऑक्शन भी होते हैं, और चलो बैंक ऑक्शन की बात करते हैं। बैंक ऑक्शन में क्या होता है, जो ईएमआई नहीं भर पाते लोग, कुछ होते हैं जो शौकिया गाड़ी ले लेते हैं, मोटी ईएमआई जाती है, वो फिर भर नहीं पाते, तो गाड़ियां रिकवर हो जाती है। कई बार घर की कंडीशन खराब हो जाती है, जो मिडिल मैन है, मिडिल क्लास लोग हैं, जो लेते हैं काम करने के लिए, भाई काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो खर्चा नहीं निकल पाता, ईएमआई नहीं दे पाते, तो गाड़ी उनकी रिकवर कर ली जाती है। या वो सेल्फ जाके दे आते हैं भाई अपना, कि मैं नहीं भर पाऊंगा भाई, आके आप देख लो ये रही गाड़ी। तो ऐसे भी होते हैं सर, खाली रिकवरी नहीं होती। रिकवरी मेरे ख्याल से बंद भी हो गई है, अब आप खींच नहीं सकते गाड़ी जा करके, आप सीधा मतलब लीगल तरीके से आप रिकवर करेंगे गाड़ी को। पहले क्या होता था, रोडों पे जाके छीन लेते थे गाड़ियाँ, यहाँ चल लिया, उसकी जीपीएस से डिटेल निकाल के छीन लेते थे। अब नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी है मेरे ख्याल से, तो अभी नहीं होता मेरे ख्याल से, जैसा कि सुनने में आया है। तो ऑक्शन से गाड़ी लेना जो है वो
बेनिफिशियल हो सकता है, बशर्ते आपको नॉलेज हो। वही कैलकुलेशन और प्राइसिंग हो, वैल्यू वाली बात, तो इमोशनल। इसमें बैंक खुद बेचते हैं या डीलर उनसे खरीद के फिर बेचते हैं? बैंकों का क्या होता है, बैंक अपने ऑक्शन करते हैं। कई प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे ऑक्शन होते हैं, जैसे अभी श्रीराम ऑटोमोल इंडिया लिमिटेड है, वो भी ऑक्शन करते हैं, ऑक्शनल कंपनी है एक। तो वो ऑक्शन करती है, बैंक की गाड़ियां उनके यहाँ पे आती है, उनके यार्ड में, वो उन गाड़ियों का ऑक्शन करती है। अब वो गाड़ी बेचते हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, एज इज वेयर इज, जैसी है वैसी आपको मिलेगी। इवन उसका टायर पंचर है, उसमें शीशा फूटा है, उसका मिरर नहीं है, या वो टॉप कंडीशन में है, वो जैसी है वैसी आपको मिलेगी भाई। ठीक है जी। रही उसके डॉक्यूमेंट का, क्या आता है, 45 से 90 दिन उसके ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में लगते हैं। ये आप मिनिमम मान के चलिए, इतना लगना ही लगना है। उस पर इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस जो होता है वो कब तक वैलिड है नहीं है। आरसी ट्रांसफर पे हाइपोथिकेशन चढ़ी होती है, वो हटने में टाइम लगता है, उसके लिए फॉर्म 35 वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब जंजल जो है ना, ये एक नॉर्मल बायर नहीं कर सकता, ना वो इतना वेट कर सकता है। ये सिर्फ डीलर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे इस पे कैसे प्रोसेस करना है। उसका राग हाट जिसे बोलते हैं, इसका राग हाट पता है, उनका राग हाट उनको पता होता है। तो उनके लिए तो ये गोल्ड माइन मान के चलो आप, एक तरह से है डीलर्स के लिए। अच्छे प्राइस में सही गाड़ी मिल जाती है, और उनको पता है उनको रोटेशन कहाँ घुमानी है और कैसे ट्रांसफर करनी है। वो इतना बाई बैक कितना टाइम लेके भी चल सकते हैं कि 90 दिन वेट कर ले। श्रीराम ऑटो मोल। हाँ जी। तो ये गाड़ी आती है इनके पास, तो वो खरीदते हैं बैंक से या बैंक उनको दे देता है, भैया ये लो आप ऑक्शन कर दो, उसके बाद मेरे को? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन आज क्लियर कर देता हूँ फिर से। हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, बट आज फाइनली आपके इस पे भी क्लियर कर देता हूँ कि मैंने पहले ही बोला, श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड एक ऑक्शनर कंपनी है, सिर्फ ऑक्शन करती है, अपना कमीशन लेती है। बाइंग फीस, सेलिंग फीस के नाम से ये अपना कमीशन लेती है। जो गाड़ी लगा रहा है, आप सपोज कीजिए आप बैंक हैं, आपके पास रिकवरी की गाड़ियां खड़ी हैं 200, ठीक है, आपको अब उनको ऑक्शन करना है, क्योंकि बैंक को मतलब होता है अपने पैसे से। भैया सही बात है। मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी का क्या करूंगा मैं, मुझे वैल्यू से मतलब है। उनको अपना लोन रिकवर करना है बेसिक। तो वो श्रीराम ऑटोमोबाइल के पास भेजेंगे गाड़ी, भैया आप इनका ऑक्शन कर दो, बताओ क्या फीस लोगे। गाड़ी बिकने पे जो प्राइस आएगा वो उनकी बाय फीस होगी, 2%, 3%, 3.5%, हाँ, जो भी उनकी डिसाइड जो होती भी है हो, आपस में। बिल्कुल। ठीक है। अब सेलर आता है, मैं सेलर हूँ, सॉरी बायर हूँ मैं, मुझे गाड़ी खरीदनी है अब ऑक्शन में जा करके। सेलर आपका बैंक हो गया, बायर मैं हो गया, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो ऑक्शन होगा, बिडिंग होगी, और बिडिंग में जो भी बोली आएगी, जो लास्ट बोली आएगी, मैक्सिमम जहां तक भी जाएगी बेसिकली, जहां से एक बेस से स्टार्ट होकर के जहां तक जाएगी, उस लास्ट बोली पे मैंने गाड़ी उठा ली। सो ऐसे बिड, जब हाई बिड आ जाती है सर, तो वो सेल हो जाती है गाड़ी अपनी। उसके बाद चीजें जो होती हैं डॉक्यूमेंट का और ये सब चीजें, 5 से 6 दिन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के। पेमेंट का क्या रहता है, मैं सारे प्रोसेस बता रहा हूँ आपको फिलहाल। पेमेंट कैश में जो लिमिट है गवर्नमेंट की, वो 1.5 लाख की लिमिट है। उसके बाद आप यूपीआई कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है, वैसा रहता है। तो वो करके आप पूरी पेमेंट ले सकते हो इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 6 दिन बाद आप डिलीवरी ले लो अपनी गाड़ी की। गाड़ी में नीलामी में जाने से पहले हम उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं? हाँ, नीलामी से देखो, मैं श्रीराम की बात करूँ तो आप उनके हफ्ते में एक नीलामी होती है, संडे के दिन या सैटरडे के दिन, जब भी होती है। वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं प्रमोशन कर देता हूँ अपने चैनल का, गोकाश फॉर यू के नाम से मेरा चैनल है भाई, तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, राइट सर, दे देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीलामी की अपडेट्स उन पे आ जाती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तीनों पे है, गोकाश फॉर यू के नाम से। तो टेस्ट ड्राइव आप ऑक्शन से पहले आके ले सकते हैं। आप अपना एज ए प्रोक्सी अपना आप बिड भी कर सकते हैं, उस पर अपना प्राइस भी दे सकते हैं कि भाई मैं इतने प्राइस तक, अगर आपको लगता है, अपना ऑफर प्राइस दे सकते हैं, इसलिए ऑफर प्राइस बोला जाता है। ऐसा ऑक्शन में भी होता है, अगर कोई गाड़ी पे प्राइस नहीं आ रहा है, जहाँ से बिड उन्होंने शुरू की है, और ऑफर प्राइस नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे भी जा करके वहाँ पे भी अपना एक ऑफर प्राइस दे सकते हैं कि भाई ये मेरा ऑफर प्राइस है। अगर बैंक को लगेगा कि भाई ये प्राइस ठीक है, तो वो अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि अप्रूवल बेस्ड गाड़ियाँ होती है सारी सर, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं आएगा तब तक तो आप वो दे नहीं पाएंगे। बैंक बताता है मिनिमम ये प्राइस चाहिए उसको, बैंक कहता है मुझे इतना प्राइस चाहिए, मेरा ये एसपी है, जो फाइनल प्राइस होता है, सेल प्राइस, और यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचा, सपोज कि सेल प्राइस 2 लाख है किसी गाड़ी, 2 लाख में गाड़ी फाइनल बैंक ने देनी है, आपने शुरू किया 1.5 लाख से या 170 से, कि भाई देखते हैं कहाँ तक जाता है, 2 लाख तक, क्योंकि 2 लाख से तो शुरू कर नहीं सकते ना एकदम से। तो वो देखते हैं, फिर अगर वो आके, आपने 1.5 लाख से शुरू किया, वो आके अटक गई 160 पर या 1.5 लाख पे रह गई, 160 पे आ गया सपोज कीजिए,
और उसके बाद कोई बिड नहीं आ रही है उस गाड़ी पे, तो डीलर वो सॉरी जो बैंक है, जो ऑक्शनर है, जो श्रीराम है, वो बैंक को फ़ोन करेगा या अप्रूवल के लिए मेल डालेगा जो भी, कि भाई इतना पैसा इस पे आया है, फाइनल बिड ये आई है, आप इसमें देते हो या नहीं देते हो। तो वो बैंक की कॉल है, वो उस पर अप्रूवल देता है कि भाई आप 170 में दे दो, या फिर उसको 10,000 5,000 बढ़वा लो, या नहीं, ये ऑन द स्पॉट हो जाता है सर। तो ये आप वो पहले बता देते हो कस्टमर को कि जो ऑक्शन ऑन लगा रहा है? ऑन द स्पॉट होता है सर, ये सब टर्म कंडीशन ऑक्शन शुरू होने से पहले ही बताई जाती है सारी। अच्छा अच्छा। इतनी बायर फीस रहेगी, इतना वो लगेगा, तो उस हिसाब से आप प्राइस दें। ये जो ऑक्शन प्राइस है ये बैंक से अप्रूव होगा जो फाइनल हो? हाँ, वो सब बताया जाता है सर, वो सब बताया? वो ऑन द स्पॉट हो जाता है सब। जब बिड आ रही होती है ना, भाई आपने पूछा गाड़ी चल रही है एक रैंप पे, अब मैंने बोला 170 का फाइनल बिड आया, उसके बाद बिड ही नहीं आएगी, और एसपी जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है बैंक का 2 लाख है, 2 लाख से बेचनी है। सही। तो वो हाथ के हाथ बैंक के जो मैनेजर होते हैं, वो कुछ तो वहीं आ जाते हैं, ऑक्शन में बैठे रहते हैं, कुछ को कॉल कर लिया जाता है, तो वो बताते हैं भाई 170 फाइनल आया, इसके बाद नहीं आ रही, आप बताओ दूं या नहीं दूं, ऑक्शन कंटिन्यू करूं या अनसोल्ड कर दूं। अगर वो कहता है भाई अनसोल्ड कर दे, तो उनको बोलते हैं भाई गाड़ी अनसोल्ड, अप्रूवल नहीं आया है, वो गाड़ी निकल जाती है। अगर वो कहते हैं भाई आप 10,000 बढ़ा लो, 5,000 बढ़ा लो, तो वो फिर कस्टमर को अप्रोच करते हैं, भाई आप 5,000 10,000 की बात है, अब भाई इतने में आप 75 में, 175 में गाड़ी बैंक जो है छोड़ रहा है, आप देने को तैयार हो, कस्टमर कहता है हाँ रेडी हूँ, तो वो बिड आ गई, डन, गाड़ी डील डन हो गई, गाड़ी सोल्ड हो गई। अगर वो कहता है नहीं भाई नहीं आ रही है, तो फिर वो अनसोल्ड करके भेज दे जाता नॉर्मली डन हो ही जाती होगी 5-10 है। हजार नहीं के सर, बीच में? सारे केस होते हैं। अच्छा। कस्टमर भी तो बहुत तेज हैं, ऐसे हल्के में ले रहे हो कस्टमर को? आजकल सोशल मीडिया जब से चला है ना सर, यूट्यूब पे जब चीजें आई हैं, हाँ कस्टमर बहुत एडवांस हो गए हैं सर। तो और आजकल तो अगर देखे जाए, हमारे जैसे 40-45 साल के लोग हैं, वो तो मिलेनियल्स हो गए, अब तो जेनजी आ रहे हैं, जो 18 साल 21 साल 20 साल के बच्चे हैं, वो हाई फाई हैं सर, वो सब पता है, टेक्निक से भी ज्यादा है, वो फटाफट काम करते अल्टीमेटली उन्होंने ही चलानी है, तो वो उनका है, वो बहुत तेज है, वो सब कैलकुलेशन करके रखते हैं, मतलब वो इमोशनल डिसीजन लेते ही नहीं। आज की जेनजी इमोशनल डिसीजन लेते ही नहीं, वो हमारे टाइम में होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप अपने किसी रिलेटिव को देना चाहते हैं, आपका फैमिली मेंबर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है, वो आपके पास आता है कि मैं किससे लूँ, किसी सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से लूँ, या ऑक्शन जाऊं, बैंक ऑक्शन से लूं, या किसी प्राइवेट आदमी यार दोस्त से ले लूं जो बेचना चाहता है? तो आप उसको क्या सजा दो, मतलब सजा नहीं क्या सही बोला आपने, आप सलाह नहीं, मैं सही, आपने सही बोला, सजा दो, मैं उसको सजा ये दूंगा, मुझे जो भी प्लेटफॉर्म कमीशन अच्छा देगा मैं उसके पास भेज दूंगा। ये तो मजाक क्या हो सके, उसको क्या सलाह देंगे? देखो सर, मैं उसको ये सलाह दूंगा, भाई तू कहीं से भी ले ले, ये तो मेरा कोई ट्रस्टेड डीलर या प्लेटफॉर्म में कोई जानने वाला होगा, मैं उसके पास भेज दूंगा। अदरवाइज मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई जो मैंने अभी सबको समझाया, आपको भी समझाया दोस्तों, कि इमोशनल नहीं, कैलकुलेशन डिसीजन लेना है, तो कैलकुलेटिव डिसीजन आप लो, जाके गाड़ी चेक करो, और मैं उसको डीलर को भी बोल दूंगा कि भाई अपने घर जा रही है तो टेंशन मत लेना, वो दे देगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर अपने ऊपर डिपेंड करता है आपकी अच्छी बॉन्डिंग कहाँ से है, पर मैं फिर भी बोलूंगा बॉन्डिंग कुछ नहीं होती भाई, ट्रस्ट कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट सेकंडों में गुजर जाता है, धोखा वही देता है जो जानता है। तो भाई साहब सोच समझ के, खुद के दिमाग से कैलकुलेशन करके तब लो। वो कहते ऐसे इंसिडेंट मेरे एक याद आ गया, मैं लाइव कर रहा था एक बार, तो मेरे पास एक बंदे ने कमेंट किया लाइव में कि भैया मेरे को ऑल्टो लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है सर। मैंने कहा भाई लेनी है, ठीक है। मैंने क्या करता है तू? कह रहा मैं जॉब करता हूँ गार्ड की। मैंने कहा अच्छा भाई कितने साल लिए थे? कह रहा 15,000 रुपये। मैं गाड़ी कौन सी लेना? कह रहा 2 लाख वाली। मैंने कहा भाई तू 2 लाख वाली गाड़ी लेगा, 15,000 रुपये तेरी सैलरी है, मैंने कहा तू कैसे पे करेगा? उसमें तो लोन भी नहीं होगा। बोला भैया मैंने जोड़ लिए 2 लाख, मैं ले लूंगा। मैंने कहा तूने 2 लाख तो जोड़ लिए भाई, तू गाड़ी भी ले लेगा, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन सर्वाइव कैसे करेगा उसको? गाड़ी लेना हाथी बांधने के बराबर है। पेट्रोल का खर्चा कैसे निकालेगा? 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, कैसे निकालेगा तू उसको? कहला हाँ भैया। मैंने उसको और कई सारी चीजें बताई उसके बारे में। मैंने कहा तेरा 2 महीने में 3 महीने में भाई सर्विस भी होगी, 5,000 रुपये वहां भी जाएंगे तेरे, तो 15,000 में क्या क्या करेगा भाई? तो उसको बात समझ में आई, और उसने फिर बोला ठीक है भैया आपने सही समझा दिया। तो कई बार मैं ऐसा भी कर देता हूँ। चलो बढ़िया। मतलब वो भी कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि पता होना चाहिए क्या है। मैंने बोला ना आपको सर शुरू में कि क्यों आपको गाड़ी लेनी है, ये बहुत जरूरी है सवाल। क्योंकि बिल्कुल ट्रू और सही सलाह देनी जरूरी है। बिल्कुल सर। अब वो मेरी जनता है सर, मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, उनके गलत गलत थोड़ी करूंगा सर। उनके साथ मैं किसी के साथ ही गलत नहीं करना चाहता, मुझे ऊपर भी मुंह दिखाना है जाके। दीपक जी अगला सवाल, कोई गाड़ी लंबे समय से किसी डीलर के लॉट में खड़ी हुई है, तो उस गाड़ी पे नेगोशिएशन करना आसान होता है? और इसमें डीलर की साइकोलॉजी क्या होती है उस गाड़ी को निकालने के लिए? सपोज कीजिए एक डीलर है, उसके पास से एक इन्वेंट्री 3 महीने से खड़ी हुई है, आप गए उसके पास,
आपने पूछा भैया बताइए गाड़ी है कौन सी आपको पसंद आ गई, खुदा ना खास्ता आपको वही गाड़ी पसंद आ गई, आपने बोला हाँ जी गाड़ी बताइए, प्राइस बताइए क्या है, क्या गाड़ी है, क्या है इसका डॉक्यूमेंट, क्या है कागज कैसे हैं, कब से खड़ी है गाड़ी आपके पास, कब इन्वेंट्री थी, ये सवाल नहीं पूछते हम, पता है आपको, हाँ, ये नहीं पूछते। कितने दिन हो गए जी आपके पास आए हुए गाड़ी को, ये सब चीजें नहीं पूछते हैं। इसमें डीलर बता भी देगा, सही बात बोल भी देगा उसको। डीलर नहीं बोलेगा, डीलर क्यों बोलेगा, वो कहेगा जी अभी तो आई है। अभी आइए सुबह, अभी अब तो तैयार होनी है सर, आप चिंता करो, आप लोगे तैयार करनी पड़ेगी, अब सुबह सुबह तो आइए डील, वो कैसे बोल देगा आपको। पर जो वो सवाल पूछेगा आप समझ करो उसने, वही मैंने पहले भी बोला था आपको, 6-20 बोला आपने, 5-70 का उसको बोल दो, 5-60 उसने आपने बोल दिए, आप उठ के चल दिए, वो 5-75 आपको बोलेगा ले लो जी, उसको पता है प्रेशर है उसके ऊपर, डील निकालनी है, गाड़ी निकालनी है, आप कम भी बोलोगे पर साइलेंटली चल देना है, आपको बहसबाजी नहीं करनी हो, आपको बॉडी स्ट्रक्चर अपना, उसने अपना प्राइस बोला, आपने अपना देना है और शांत हो जाना है, और ठीक है सर मैं और भी देख लेता हूँ कहीं और, फिर आपके पास आता हूँ, आप निकल लो, जैसे गेट पे पहुंचोगे तुरंत कॉल बैक आएगी आप, ये जनरल जनरल है सर, हम लोग करते नहीं है, हम छोटी जगह कर देंगे ये, मैं कई बार करता हूँ ये चीज़, अब मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी में तो नहीं करता बेसिकली, कहीं कपड़े लेने जाना हो, कुछ लेने जाना हो, मैं मुझे इतने में समझ आ रहा है, तू देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना प्राइस बोल दिया, मैं निकल लिया, गेट से आवाज अरे ले जाओ भाई साहब कोई बात, होता है ऐसे सर, ये हम यूज नहीं करते गाड़ियों में, पता नहीं अपनी इंसल्ट समझते हैं क्या होता है, भाई करो, पैसा तुम्हारा है भैया, मेहनत का पैसा है, करना चाहिए, ये चीज होती है, बहुत जरूरी होती है चीजें। तो डीलर की साइकोलॉजी ये होती है, बस किसी तरह से प्रेशर है उसके ऊपर सर, मैंने क्या बोला था शुरू में आपको, जब आपने सवाल पूछे थे मुझे शुरू में, डीलर ना प्रॉफिट के लिए नहीं गाड़ी बेचता है, वो सर्कुलेशन करता है, इन्वेंट्री सर्कुलेट होगी तो ही उसका प्रॉफिट बनेगा, अगर सर्कुलेट नहीं हो रही तो उसे किसी भी हालत में निकालना चाहेगा। निकालना चाहेगा सर, फंस गई 3 महीने से, डेप्रिसिएशन लग रहा है 3 महीने का, वैल्यू वैसी घटी जा रही है, सही बात है। मैं भी डीलर हूं तो मुझे भी ये करना पड़ेगा सर, ये हर एक डीलर की बात, पर ये कस्टमर को तो नहीं मालूम। मैं इस पॉडकास्ट किस लिए कर रहा है सर, इसलिए तो कर रहे हैं पता चले, मेरे को कई की कॉल भी आने वाला है, गालियां भी पड़ने वाली है डीलर से, बोला सारे राज आज ही खोल देगा। ये क्यों अगर प्राइस कम कर देता है एकदम डाउन तो। जो सर नेगोशिएशन जो है वो हमारे हिंदुस्तान का परम धर्म है, हिंदुस्तान के लोगों का, हमें नेगोशिएट करना चाहिए, हर चीज सबको, डीलर भी करते हैं, वो गाड़ी जहां से बाई करके लाते हैं वो करते हैं ना नेगोशिएट, आप बेच के देखो अपनी गाड़ी उनको, एक बार बेच के देखो सर, आपको पता चल जाएगा क्या निचोड़ देंगे आपको, पागल में कैसे कैसे डायलॉग चिपकाएंगे, यानी जो बेचने जाता है उसको भी निचोड़ते हैं और जो खरीदने आ रहा है उसको भी निचोड़ते हैं। अब आप कितने हार्ड हो, आप निचड़ पाते हो नहीं निचड़ पाते हो आपके ऊपर डिपेंड है, अब आप कैलकुलेटिव हो या इमोशनल हो आपके ऊपर डिपेंड है ना सर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, हमेशा नुकसानदायक रहेगा, कैलकुलेटिव डिसीजन लोगे तो फायदे में रहोगे। दीपक जी ये बताइए, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, क्या वो पार्किंग में खड़ी रह सकती है कि अगर आरसी ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम हो, इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम हो और हाइपोथिकेशन में प्रॉब्लम, मतलब मैंने उसको फाइनेंस कराया, तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि जिससे हम गाड़ी चला ही नहीं पाते, पार्किंग में खड़ी रह जाती है। डीलर बोलता है 15 दिन में ट्रांसफर हो जाएगी, भाई साहब कैसी बात कर दी आपने डॉक्यूमेंट की, 15 दिन में आपके हाथ में होगी गाड़ी, इंश्योरेंस हो जाएगा जी, टेंशन मत लो, ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबरा रहे हो आप, मैं बैठा हूं ना यहाँ, हम 30 साल से बैठे हैं, 25 साल से बैठे हैं पाजी, क्यों घबरा रहे हो आप, ये डायलॉग होता है डीलर, जो सबको चिपकाया जाता है जो गाड़ी लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने 3-4 चीजें चेक करनी होती है सर गाड़ी की, पुरानी गाड़ी जो होती है ना, वो क्या होती है, जो पुराना ओनर है उसके नाम पे होती है गाड़ी, ठीक है। ठीक है, तो उसके नाम पे आरसी होगी, उसके नाम पे इंश्योरेंस होगा, उसके नाम पे पीयूसी होगी, उसके नाम पे बाकी डॉक्यूमेंट होंगे, उसके ऊपर हाइपोथिकेशन चढ़ा है यानी कि बैंक लोन है, तो वो बैंक लोन भी उस पर चढ़ा होगा, एचपी लिखा होता है ऊपर आरसी पे, वो बैंक लोन भी कस्टमर के नाम पे है, पहले चीज हमने देखना है आरसी पे एचपी लिखा है नहीं लिखा है, हाइपोथिकेशन या बैंक का एप्स आती हैं बहुत सारी, कार इन्फो करके होती है, एम परिवहन ऐप होती है जो मोबाइल में आपको मिल जाएंगे, वो ऐप्स जो है आप डाउनलोड कर लो, उसमें गाड़ी का नंबर डाल लो, गाड़ी का नंबर डाल के देख लो बैंक का खाने में कुछ लिखा है नहीं लिखा है, बैंक का नाम लिखा है तो हाइपोथिकेशन है यानी कि बैंक लोन चल रहा है या क्लोज नहीं हुआ है, मोस्टली तो आज के डीलर जो है मोस्टली तो क्लोज करके ही लेते हैं गाड़ी, वो पूरा क्लोज करके, तो उसके लिए होता है एक फॉर्म 35 जो बैंक से मिलता है, जिसे बैंक एनओसी कहते हैं, वो फॉर्म 35 है या नहीं है, वो चीज है। दूसरी चीज इंश्योरेंस कब तक वैलिड है या नहीं है, वो ट्रांसफर हो जाएगा नाम पे नहीं होगा। तीसरा चीज होती है आपकी पोल्यूशन होता है या फिर
अदर डॉक्यूमेंट होते हैं वो बता देगा आपको। आजकल एक चीज हो रही है फास्ट टैग। हाँ फास्टैग भी सर, फास्टैग में क्या होता है, फास्टैग की एक आपका क्या होता है, फास्टैग भी होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। तो वो भी ओनर के नाम पे होता है, पर वो सबसे बड़ा रिस्की भी हो सकता है अगर वो ओनर के नाम पे आपके नाम पे नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं। कैसे? सर पैसा तो ओनर का ही कटेगा ना, वो आपके नाम पे होना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। आप गाड़ी बिक गई है, कल को ओनर के नाम पे चलता रहा फास्टैग, तो ओनर केस कर सकता है ना आपके ऊपर। गाड़ी आपके नाम पे हो गई लेकिन आप फास्टैग नहीं करवाया आपने। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी तो मैंने खरीद ली, डीलर ने बात कही, मैंने की ठीक है, जो उसने दिखाया बात मान ली। अब गाड़ी खरीदने कुछ दिनों में मेरे पास चालान आ गया, कोर्ट से नोटिस आ गया, तो इस चीज से हम कैसे बचे? देखो क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो रिटर्न में देते हैं आपको कि भैया आज तक की गाड़ी का जो भी था वो आपका था, आज के बाद जो होगा वो हमारा होगा। ये डीलर भी यही करते हैं। ठीक है। वो भी जब खरीदते हैं तो लिख देते हैं भाई इस फला डेट में इतने बजे हमने आपसे गाड़ी ले ली है, हम्म। इसके बाद का जो भी चालान होगा या कुछ भी होगा वो हम क्लियर करेंगे। जैसे कई शोरूम भी ले लेते हैं गाड़ी, हम नई गाड़ी लेने जाते हैं, कहता पुरानी गाड़ी हमें दे दो, हम ये रेट है। हाँ वो आप देख लो उसने वो लिख के दिया नहीं दिया, ठीक। क्योंकि शोरूम भी अल्टीमेटली क्या करना है, यूज्ड कार जो होती है, यूटर्स जो होता है वो सीधा डीलर के पास आएगा या ऑक्शन में जाएगा, दो ही जगह जाएगा ना गाड़ी तो। सही बात है। भाई बायर कहाँ से खरीदेगा, बायर यूस्टर उनसे थोड़ी खरीदेगा, वो थोड़ी बेचते हैं वो तो डीलर्स को बेचते हैं, B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। वो या तो ऑक्शन में जाएगा या फिर डीलर के पास जाएगा। सही बात है। उसमें देख लो आप, और जब आप डिलीवरी लो तो उसमें चीजें करवा लो अपने नाम पे। भाई स्लिप निकलती है ऑनलाइन, वो स्लिप निकलवा के, कई बार कहते हैं कि स्लिप निकल के जी ट्रांसफर हो गई गाड़ी, समझ लो नहीं होती भाई, कई बार नहीं होती, 6-6 महीने अटकी रहती है, कभी RTO में ये फंस गया, कभी RTO में वो फंस गया। या तो अगर आप में है कि भाई तो पैसे होल्ड करके चल लो, वो होल्ड करेगा नहीं डीलर, सीधी सी बात। नॉर्मली होता नहीं है, वो जनरली होती नहीं चीजें, लिखी हुई बातें हैं तो वो होती नहीं है जनरली चीजें। क्योंकि डीलर तो रोक लेता है कि कभी डीलर रोक लेगा वो आपके। कहेगा जी अब मैं 10,000 रुपये रोक रहा हूँ, ये चालान क्लियर कर दो तो पैसे ले जाना, हाँ वो रोक, मैं रसीद दे रहा हूँ आपको बिल्कुल कि 10,000 रुपये मेरे पास है। बिल्कुल वो रोक लेगा, आप नहीं रोक पाओगे उसकी। पर आप में दम है तो आप रोक भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक जो जागरूक जागरूक जिन्हें कहेंगे, जागरूक लोग जो होते हैं ना, वो कर जाते हैं काम को, कहेंगे ना भैया होल्ड करके चलूंगा मैं। तो इसके लिए नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए और हाँ वो अड़ने बोला का। सर, कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव होना चाहिए, नेगोशिएशन आनी चाहिए कैसे करनी है, तो आप कभी मार नहीं खाओगे पुरानी गाड़ियों में। बहुत खूब, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। थैंक यू सर। आई होप आप लोगों को भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा भाई कैसे गाड़ी लेनी है। दीपक, हाँ जी आजकल ईवी गाड़ियों का बहुत चलन है, इनकी सेल इंक्रीज होती जा रही है। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। जी जी बिल्कुल। अब इनके आने से ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, इनकी रीसेल प्राइस पे कुछ फर्क पड़ा है? देखो सर अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है खास, अभी तो जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, क्योंकि ईवी का ना अभी स्ट्रक्चर बहुत बहुत कम है सर। अभी अभी जो होना चाहिए ना ईवी का क्रेज, अभी वो नहीं है। एक तो महंगी बहुत है गाड़ियाँ अभी ईवी की, जब तक वो नॉर्मल रेंज में नहीं आएंगी, दूसरा उनके चार्जिंग पॉइंट्स जब तक वो सही समय पे नहीं आएंगे तब तक वो ऐसा ही रहेगा। एक टाइम आएगा 2030 के बाद या 32 के बाद या 35 के बाद तक, मैं मान के चलूँ तो बात बन सकती है, थोड़ा बहुत चीजें इसमें हो सकती हैं, बट इतना कुछ ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा तो वो नहीं पड़ने वाला। अभी अभी तो चलेगी, पेट्रोल डीजल चल रही है, चलेंगी सर वो। तो ईवी गाड़ी कभी सेकंड हैंड बिकने के लिए आई है? आ रही है सर, मार्केट में आ रही है, सेकेंड हैंड आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, और बिक भी जाती है, अच्छी बिकती है, बशर्ते कि वो फ्लडेड ना हो, एक्सीडेंटल ना हो। और इनकी रीसेल वैल्यू कुछ होती है खास? हाँ सर, अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, प्राइस अच्छे मिल जाते हैं, बट इतनी रीसेल में नहीं आ रही है। अभी क्या हुआ था, अभी ये कंपनी जो है वो पूरी बंद हो गई थी, क्लोज हो गई थी, ब्लू स्मार्ट करके, तो उसकी सारी ईवी थी, बहुत सारी बिकी हैं गाड़ियाँ, 1800-3600 पता नहीं कितनी है, 3-4 हज़ार गाड़ियाँ थी, वो सब बिकी हैं। तो नॉर्मली एवरेज कितनी, मतलब बैटरी से चलती है तो बैटरी की लाइफ नॉर्मली कितनी एक्सपेक्ट? बैटरी टू बैटरी की पावर पे डिपेंड करता है सर। अब रेंज अच्छी होती है 200-250-300 किलोमीटर, किसी की 400 किलोमीटर, किसी की 500 भी होती है ऐसे। नहीं वो ठीक है, कितने साल तक ड्यूरेबिलिटी इनकी, कितने साल तक चल जाती है? कितना 20-25 साल का दे रहे हैं मेरे ख्याल से अभी जो बैटरी आ रही है। 20-25 बाकी साल चेंज भी हो जाता है, हाँ बाकी चेंज भी हो जाती है बैटरियाँ आगे। तो देखो सर अगर ईवी पे आ रहे हैं तो फिर वो हिसाब से ग्रोथ भी होगी उनकी, और उनकी जो अपग्रेडेशन है वो भी होगी, बैटरी की भी अपग्रेडेशन होगी धीरे धीरे, वो सारी चीज चलनी है उसमें। दीपक, अब तक जितने आपसे सवाल पूछे गए, जो भी कन्वर्सेशन हुआ, बड़ा अच्छा लगा, नई नई बातें पता चली, जी बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग रहा ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब लास्ट राउंड है जिसमें रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, मैं फुल एनर्जी से पूछूंगा और आपको फुल एनर्जी से जवाब देना है।
समापन को जल्दी नहीं कर रहे हो साहब? मेरे तो अभी और भी बातें करने का मन था आपसे। अच्छा जा रहा है, मजा आ रहा है मतलब मेरे को तो। ठीक है, टाइम की भी कोई लिमिट है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, ठीक तो आपसे मैं रैपिड फायर पूछूंगा, फटाफट जवाब देना है, ज्यादा सोचना नहीं, जो भी दिमाग में पहला जवाब आए वो देना है। रैपिड फायर का मतलब ये है। ओके, मैं सोच रहा थोड़ा एक्यूरेट सवाल दे दो, जवाब दे दो, चलिए कोई बात नहीं। चलो क्या? ठीक है, शुरू करते हैं। जी। रैपिड फायर राउंड। बैंक सीज कार, यस या नो, एक आम आदमी के लिए। नो। डीलर्स के लिए बेस्ट है, उनके लिए तो गोल्ड माइन होती है। आरसी ट्रांसफर सेफ, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि एजेंट होते हैं वो अच्छे से कराते हैं। ऑनलाइन में आप फंस जाओगे, टाइम लगेगा, आप झेल नहीं पाओगे। वो फ्लड डैमेज का बिगेस्ट साइन? जो छुपा है वही दिखता है, वही सबसे खतरनाक जो छुपा हुआ है। इलेक्ट्रिक का आप देख लो, या डी रेल के नीचे जो रस्टिंग होती है वो आप उससे पता कर सकते हैं। फ्रंट में तो ये रहेगा डी रेल वाला जी। बिगेस्ट हिडन कॉस्ट जो बायर हमेशा भूल जाता है? पोस्ट सेल जो होती है, क्या चीज? गाड़ी के बिकने के बाद हाँ हाँ। जो खर्चा होता है, वो मान के चलो वो बिगेस्ट है आपका। अगर वो नहीं आपने कैलकुलेट करके प्राइस लगाया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो 70-80 हज़ार पहुंच जाता है इजीली। सर्विस है, क्लच गियर बॉक्स है, अगर कैलकुलेटिव होके आपने नहीं किया तो आप फंस जाओगे। फर्स्ट प्राइज ऑफ डीलर एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट? डेफिनेटली रिजेक्ट सर, फर्स्ट प्राइस में कैसे गाड़ी ले लोगे आप? नेगोशिएशन नहीं करोगे? ईएमआई डिफॉल्ट कार इतनी सस्ती क्यों मिलती है? इजी रहता है सर उनको, क्योंकि बैंक को ना गाड़ी से मतलब नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है, पैसा रिकवर होना, तो सस्ती मिल जाती है। ओडोमीटर टेम्परिंग को पता लगाने का सबसे तेज तरीका? सबसे तेज तरीका वही है सर, पेडल शिफ्ट के जो वियर होते हैं वो थोड़े टीयर वियर होते हैं, और जो स्टीयरिंग होता है वो आप देख लीजिए उसकी क्या कंडीशन है। 40,000 की गाड़ी पे अगर 80,000, 40,000 चली है गाड़ी और दिखा रहा है 80,000 के टीयर वियर, तो फिर डेफिनेटली है। फिर ओबीडी स्कैन वगैरह होते हैं, ECU वगैरह होते हैं, तो ये चीजें हैं। तो तो मतलब ये बात कि है। ट्रस्टेड मैकेनिक को साथ में लेते हाँ हैं, बिल्कुल वो चीज बताएगा। बिल्कुल 100%, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये चीज। इंस्पेक्शन रिपोर्ट या ट्रस्टेड मैकेनिक की फिजिकल रिपोर्ट, इनमें से एक को चुनना पड़े तो किसे चुने? ट्रस्टेड मैकेनिक। फास्ट टैग को अपडेट नहीं किया तो इसमें कोई रिस्क है? बिल्कुल है जी। यूज कार बार्गेनिंग, यूज कार को खरीदना इमोशनल या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन डेफिनेटली सर, इमोशनल तो लेना ही नहीं है, आप ले ही नहीं पाओगे। वही 4 महीने बाद आप पछताओगे फिर। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत चीजें बताई थैंक यू सर। जिससे व्यूअर्स को भी फायदा होगा, उन्हें चीजें पता चलेंगी जी कि गाड़ी सेकंड हैंड खरीदें तो उसमें क्या क्या। बिल्कुल सर, मेरा यही था कि थोड़ा नॉलेज मिल जाए लोगों को, अच्छे से चीज़ें ले लें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, ताकि सही से आप गाड़ी खरीद पाएँ और चला पाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें यार, और क्या ही चाहिए। अपना इमोशनल को एक तरफ रख दो, जब गाड़ी खरीदने जा रहे हो भाई कैलकुलेशन कर लो, साथ में मैकेनिक लेके चले जाना। राइट सर, आप भी अगर आगे से खरीदो तो मैकेनिक लेके जाना, वैसे तो आपको तो आदत हो गई है अब, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कोई यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको कोई सलाह या जानकारी चाहिए, तो आप दीपक जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका हम सोशल मीडिया का लिंक नीचे दे देंगे। आज के एपिसोड का एक सिंपल ट्रुथ, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना रिस्की नहीं है, रिस्की है इमोशनल डिसीजन। जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदें तो इमोशन को एक साइड में रख के खरीदें, कैलकुलेटिव हो, और अपने साथ एक ट्रस्टेड मैकेनिक को जरूर लेके जाएं। इस एपिसोड में आपको सबसे शॉकिंग पॉइंट कौन सा लगा, उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे एक धमाकेदार इंसाइटफुल पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, लेट द इंसाइट स्पीक।